नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल के शो डॉक्टर से पूछो में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, आज का ये जो एपिसोड है ये थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा खास है। वो इसलिए क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम आपको एक सफ़र पर ले जाने वाले हैं। ये सफ़र थोड़ा अनोखा भी है क्योंकि इसमें आपको किसी टिकट की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन हाँ, लगेज बहुत ज़रूरी है और ये जो लगेज है वो क्या ले जाना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो दर्शकों, इसके साथ ही साथ इस सफ़र के बारे में एक बात और आपको बता दूं कि इस सफ़र पर हम जा रहे हैं एक खोज में, एक ऐसी चीज़ की खोज में जो हम सभी को ज़रूरी है, जिसके लिए हम सभी कभी ना कभी परेशान ज़रूर होते हैं कि ये चीज़ हमारे जीवन में नहीं है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं खुशी यानी हैप्पीनेस के बारे में और इसी खोज के लिए आज का ये एपिसोड हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे जीवन में हैप्पीनेस यानी खुशी की काफी अहम भूमिका होती है। हमारी खुशी का संबंध हमारे मानसिक स्वास्थ्य से होता है। यह हमारे जीवन जीने के तरीके पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है, क्योंकि जब हम खुश रहते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल घट जाता है। एंडोर्फिन और सेरोटोनिन हार्मोन्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इसे हम हैप्पीनेस हार्मोन्स कहते हैं। शोधों में पाया गया है कि खुश रहने वाले लोग ना खुश रहने वाले लोगों की तुलना में मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं और 8 से 10 साल ज्यादा जीवन जीते हैं। लेकिन आज की इस तेजी से भागती हुई दुनिया में हम पर कई तरह के दबाव हैं, जैसे अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव, सफल होने का दबाव, कुछ कर दिखाने का दबाव, जो हमारी मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में हर 8 में से 1 व्यक्ति मानसिक रोग से पीड़ित है। इसमें एंजाइटी और डिप्रेशन डिसऑर्डर सबसे आम है। WHO का कहना है कि कई लोगों के पास इसके उपचार के लिए कोई बेहतर साधन भी नहीं है, जिसकी वजह से यह गंभीर परिणाम दे सकती है। तो ऐसे में कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को दुरुस्त करें और कैसे अपने जीवन को खुशहाल बनाएं? जानेंगे मेंटल हेल्थ से जुड़ी A to Z सभी समस्याओं का समाधान अब से लेकर जून के अंत तक, हर सोमवार को डॉक्टर से पूछो की मेंटल हेल्थ सीरीज में हमारे चहेते एक्सपर्ट डॉक्टर S रंजन के साथ, जो PSSM में पिछले 18 सालों से हजारों लोगों को ध्यान सिखा चुके हैं। तो इस श्रृंखला को शुरू करते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट MBBS डॉक्टर S रंजन जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्ते सर। तो आज का जो एपिसोड है थोड़ा खास है। हम एक सफ़र पर अपने दोस्तों को, अपने दर्शकों को लेकर जाने वाले हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, जब हम खुशी के बारे में बात करते हैं तो खुशी के साथ में क्या मेंटल स्टेट का कनेक्शन है, और है तो कितना है? बिल्कुल है। खुशी मेंटल स्टेट पर ही निर्भर करती है। लोगों को लगता ये है कि खुशी के लिए हमारे पास भौतिक संसाधन चाहिए। अगर हमारे पास हमारे मनपसंद की चीज़ें हैं, हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, हमारी कंफर्ट और लग्जरी की चीज़ें हैं, तब हमको लगता है कि हमारे जीवन में खुशियाँ मिलती हैं। लेकिन सत्य तो ये है कि खुशी हमारे एटीट्यूड पर, हमारे परसेप्शन पर निर्भर करती है। हम फील कैसा करते हैं, हम अपने बारे में और अपने जीवन के बारे में समझ क्या रखते हैं। खुशी, हैप्पीनेस इंटरनल फैक्टर पर निर्भर करती है, मेंटल फैक्टर पर निर्भर करती है, या फिजिकल फैक्टर पर बहुत कम निर्भर करती है। यही बात हमें जीवन में समझने की ज़रूरत है, और यह बात अगर समझ में आ जाए तो हम अपने आप को काफ़ी हेल्दी रख सकते हैं। मेंटल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसके अलग अलग पहलुओं को समझने की ज़रूरत है। समझते हुए हम अपने आप को खुश रखें और मेंटली हेल्दी रहें। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि जो खुशी है हमेशा ही भौतिक संसाधनों पर निर्भर नहीं करती है, डिपेंड करता है कि हमारी मेंटल स्टेट क्या है। यस। तो सर, अभी भौतिक संसाधनों के बारे में जब हम बात करें तो ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल
अगर मुझे कोई ड्रेस पसंद आ रही है, हमारे व्यूअर्स के लिए अगर हम चलते हैं कि ये जो समस्या आती है, मुझे एक ड्रेस पसंद आ रही है, मुझे लगता है ये ड्रेस मुझे मिल जाएगी तो मुझे खुशी मिल जाएगी। अब वो ड्रेस मैंने खरीद ली, अब मेरे मन में ये है कि जब मैं इसको पहनूंगी तब मुझे खुशी मिलेगी। अब वो ड्रेस पहन ली, खुशी मिल गई टेम्पररी। फिर उसके बाद में जब मैं इसको दोबारा या तीसरी बार जब मैं इसको ड्रेस को पहनूंगी तो मुझे उतनी खुशी नहीं मिलेगी। तो मेंटल स्टेट को इस तरह से समझ सकते हैं, भौतिक संसाधनों पे इस तरह से निर्भर नहीं करते। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर जब कोई नई वस्तु है जी, हमने खुशी को ऐसे प्रोजेक्ट किया कि जब हमारी लाइफ में नई वस्तु रहेगी, नई वस्तु आएगी तो मुझे खुशी मिलेगी। ये एक प्रोजेक्शन है कि भविष्य में खुशी मिलने वाली है जब मेरे पास मेरी डिजायर्ड ऑब्जेक्ट मेरे पास आ जाती है। फिर उसे जब हम यूज कर रहे हैं, लोग अप्रिसिएट करते हैं तो खुशी मिलती है। अगर कोई अप्रिसिएट नहीं करता है तो फिर उसका अपोजिट भी चल जाता है। अरे क्या बात है, आज कोई नोटिस नहीं कर रहा है, आज मैं नई ड्रेस पहन के आई हूँ, किसी ने अभी तक कमेंट नहीं किया। तो फिजिकल फैक्टर से खुशी को जोड़ रहे हैं, ये सबसे बड़ी डिमेरिट है हमारी। ऐसा नहीं है कि हम फिजिकल लाइफ में फिजिकल फैक्टर्स नहीं होंगे, हमें उन पर अपनी खुशी को लिंक नहीं करना है। अप्रिशिएशन मिलते हैं नई ड्रेस पे तो स्माइल के साथ थैंक यू बोलें, एंजॉय करें। लेकिन यह सोच रखना कि मेरी पसंद की चीज़ मेरे पास आती है तब खुशी मिलती है, ये हमें कंसेप्ट अपने भीतर थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। सिर्फ फिजिकल फैक्टर नहीं है, यहाँ पर मेनली है मेंटल फैक्टर। मेंटल हेल्थ के लिए मेंटल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट है। और अगर फिजिकल फैक्टर से जोड़ते हैं तो वो वस्तु पुरानी होती है, 2 दिन के बाद खुशी मिलनी बंद हो जाती है। इंटरनल फैक्टर से अगर हमने खुशी को जोड़ के रखा तो जो भी हो, हम भीतर से हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। आपने इतना अच्छा समझाया कि किस तरह से फिजिकल चीज़ों से हमें लिमिटेड टाइम तक ही खुशी मिलती है, उसके बाद में हमें नहीं मिलती। तो इनर हैप्पीनेस, अंदर की जो खुशी है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर इसको कैसे बनाए रखें? मेंटल हेल्थ, पॉजिटिव मेंटल हेल्थ में हमें अपने जीवन में खुशी पाने के लिए और खुशी को बढ़ाने के लिए अपने आप पर कांस्टेंट काम करने की ज़रूरत है। जब हम अपने आप पर लगातार अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं तब हम पॉजिटिव स्टेट में रहते हैं। अपने आप पर काम करने की बजाय अगर हम वातावरण से जो स्टिमुलस आ रहे हैं सिर्फ उस पर फोकस रखेंगे तो वातावरण को तो हम ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सकते। हमारा कंट्रोल हमारे ऊपर है। तो सेल्फ वर्क, इनर वर्क की ज़रूरत है। कैसे अपने माइंड को पॉजिटिव बनाया जाए, कैसे हम अपने माइंड की वाइब्रेशन को, हैप्पी स्टेट को रख सकते हैं, वो कला सीखने की ज़रूरत है। आर्ट ऑफ इनर वर्क, मन से अपने आप को खुश रखना, भीतर से खुश रखना, जिसमें मेडिटेशन का सबसे अधिक रोल है। मेडिटेशन के साथ साथ कई सारी चीज़ों का हमारी जो कंपनी होती है, हमारा जो फ्रेंड सर्कल होता है, जैसे फ्रेंड सर्कल हम चूज करते हैं, हम अपने बिहेवियर को, अपने हैबिट्स को अननोइंगली सेव करते हैं। वैसा ही दूसरों को जैसा हम देखते हैं वैसा हम उनको कॉपी करने लग जाते हैं। हमारे फ्रेंड अगर हमें सलाह नहीं भी दें कि तुम ऐसा करो, हम अननोइंगली उनको कॉपी करते हैं। तो हमारा फ्रेंड सर्कल महत्वपूर्ण होता है। हम अपने हॉबीज़ को, अपने इंटरेस्ट को कितना परस्यू कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। क्या हमने पेरेंटल प्रेशर में आके या अपने एकेडमिक करियर में ज़्यादा जानने के लिए अपने हॉबीज़ को टोटली इग्नोर कर दिया, वह भी हमारे मेंटल हेल्थ को डिसाइड करता है। कई सारे फैक्टर्स हैं मेंटल हेल्दी होने के लिए। तो सर इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक मेंटली हेल्दी व्यक्ति हम कैसे आइडेंटिफाई करें, इसकी क्या डेफिनेशन है? बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जब कोई व्यक्ति अपने लाइफ को इंजॉय कर रहा है, अपने वर्क को वो इंजॉय करता है, अपने लाइफ में वो थ्राइव करता है, आगे बढ़ता है,
जिंदगी काटने के लिए नहीं है, जिंदगी ग्रो करने के लिए है। हैप्पीली, ईजिली, नेचुरली वो ग्रो कर रहा है। तो एक इसे मेंटली हेल्दी पर्सन का ये पहचान है, लक्षण है। इसके विपरीत जब कभी काम आप कर रहे हैं लेकिन अनमने मन से कर रहे हैं, कभी लगता है कि पता नहीं मैं क्यों ये काम कर रहा हूँ, ये क्या मैं इस काम करने के लिए बना हूँ। जब आपको अलार्म लगा के अपने आप को जगाना पड़ता है कि चलो अब तो टाइम हो गया, टाइम पे नहीं पहुँचेंगे तो लेट हो जाएंगे, घसीट रहे हैं, अपने आप को खींच रहे हैं जिंदगी में, तो समझने की ज़रूरत है कि मेंटल हेल्थ पर वर्क करने की ज़रूरत है। कैसे अपने भीतर के हैप्पीनेस को हम इंटरनल फैक्टर से कनेक्ट करें, अपने आप पर इनर वर्क की ज़रूरत है। मेंटल हेल्थ के बहुत सारे डायमेंशन हैं, बहुत बड़ा स्कोप है। मेंटल हेल्थ के अंदर क्लिनिकल और सब क्लिनिकल चीज़ें आ जाती हैं। लाइफ को, वर्क को अगर हम रीजनेबली एंजॉय कर रहे हैं, अपने काम से खुश हैं, अपनी ज़िंदगी से खुश हैं, तो हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। जी सर, तो जैसे कि आपने बताया कि हम कैसे समझ सकते हैं कि हम मेंटली हेल्दी हैं, लेकिन जब हम मेंटली हेल्दी नहीं हैं और हम उस श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं, तो उस दौरान हमारे जीवन में कई सारी प्रॉब्लम्स, कई सारे चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस मैं इनको कहूँगी क्योंकि जब भी हम एक किसी भी पाथ पर चल रहे हैं, हम कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, तो हमारे जीवन में चैलेंजेस आते हैं जिनको अचीव करके हम फाइनली वहाँ तक पहुँच सकते हैं। सो इस श्रृंखला में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी बोरियत की। बोरियत के बारे में जानना चाहूंगी क्योंकि जब हम किसी भी पाथ पर हैं या कोई काम कर रहे हैं या घर पर हैं, तो एक टाइम पर ऐसा लगता है बहुत बोरियत हो रही है। अब काम करने का मन नहीं कर रहा, ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा, बाहर जाने का मन नहीं कर रहा, खाना बनाने का मन नहीं कर रहा। तो ये बोरियत क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आपने जो बात बोली चैलेंजेस, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, चैलेंजेस हैं या कहें लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी भी हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, यह बोलना चाहिए कि मेरी लाइफ में ये चैलेंज है या मेरी लाइफ में ये लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। हमें सीखना है, हमें अपने आप पे काम करना है, मास्टरी डेवलप करनी है और ज़िंदगी में आगे निकलना है। प्रॉब्लम वर्ड का यूज हमें कम करना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, प्रॉब्लम वर्ड्स यूज करना हम कम कर दें। अब आपके मुख्य सवाल पे आते हैं। ये आपने बात करी बोरियत जी, है ना। लाइफ में हम बोर हो रहे हैं, क्या है, कभी कभी तो हमें अपने पाथ को चेंज करने की ज़रूरत होती है कि जिस पाथ के लिए, जिस रास्ते के लिए हम नहीं बने हैं, उस रास्ते पे अगर हम चलना शुरू कर दें। जैसे अगर आइंस्टाइन है, अगर आइंस्टाइन को अगर किसी ऑफिस में क्लर्क बना दिया जाए, HR का जॉब वो करने लग जाए, MBA करने लग जाए, तो क्या वो खुश हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। हर एक व्यक्ति, यहाँ पर थोड़ा सा हमें अध्यात्म विज्ञान के कंसेप्ट को मैं ला रहा हूँ। दीपक चोपड़ा अपनी बुक 7 स्पिरिचुअल लॉ ऑफ सक्सेस में कहते हैं, जो कमल का फूल है वो कमल बनने के लिए है, जो गुलाब का फूल है वो गुलाब बनने के लिए है। अगर कमल का फूल गुलाब बनने की कोशिश में लग जाता है या गुलाब का फूल कमल के फूल बनने के कंपटीशन में लग जाता है, तो या तो वो बन ही नहीं पाएगा, लाइफ में सो कॉल्ड फेल्योर आएंगे। वास्तव में आध्यात्मिक भाषा में कोई फेल्योर वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, कोई फेल्योर का कंसेप्ट। लाइफ बस एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस के माध्यम से लर्निंग है, ग्रोथ है। फेल्योर हमने सोसाइटी में बना लिए हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा जीते हैं। लाइफ में कभी भी किसी को अपने किसी एग्ज़ाम में फेल होने से, एग्ज़ाम पास नहीं करने से ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मैं फेल हो गया, मेरे पाथ का ये नहीं है, मुझे किसी और रास्ते पे जाना है। इस तरह से हमें सोचने की ज़रूरत है। अगर हम अपने राइट पाथ पर हैं तो हम उस काम को, उस पढ़ाई को, उस फील्ड को एंजॉय करते हैं। अगर उस फील्ड में हम नहीं हैं तो बोरियत तो होगी, हमें वो चीज़ पसंद नहीं आएगी। कभी कभी सो कॉल्ड बोरियत हमें हमारे राइट पाथ की तरफ जोड़ने के लिए भी ले जा सकती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति मेंटली हेल्दी ना हो तो उसको हर चीज़ ही बोरियत लग रही है। खाने भोजन बनाने का या खाने का टाइम है तो मन नहीं कर रहा है,
बाहर से लेके आते हैं। बाहर का आप लाएंगे तो बाहर घर में जितना आपको हाइजीन मिलेगा, घर में जितनी क्वालिटी मिलेगी, वो बाहर के फूड में तो मिलेगी नहीं। अगर हमारी ये टेंडेंसी है, सही समय पर हम बाथ नहीं ले रहे हैं, छुट्टी का दिन है तो बाथ ही नहीं ले रहे हैं, तो ये मेंटली हेल्दी नहीं होने के लक्षण है। यू आर नॉट टेकिंग योर प्रॉपर केयर। दूसरों की नज़र में अच्छा दिखने के लिए आप अपना केयर कर रहे हैं, और जब आप अकेले हैं तो आप केयरलेस हैं। छुट्टी का दिन भी आपका उतना ही एनर्जेटिक होना चाहिए जितना वर्क डे है, तभी आप लाइफ में राइट पाथ पे हैं। तो बोरियत जेन्युइन भी हो सकती है और मानसिक रूप से हमारे स्वस्थ ना होने का लक्षण भी हो सकती है। थोड़ा चिंतन करने की ज़रूरत है। जो काम मैं कर रहा हूँ, क्या मैं उसके लिए बना हूँ? अगर आपको चिंतन मनन के बाद अगर ऐसा नहीं लगता है तो अपना पाथ चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो एक करियर से दूसरे करियर में जाते हैं। पेरेंटल प्रेशर में आकर, पीयर प्रेशर में आकर, दूसरों को देखकर जब हम अपना लाइफ पाथ चूज करते हैं तो बोरियत हो सकती है। हम गलत दिशा में जा सकते हैं। अगर हमने अपने पसंद को समझा हो, अपने टैलेंट को, किसमें हमारा नेचुरल टैलेंट है, किसमें हमारा नेचुरल इंटरेस्ट है, जब उस तरह से हम अपना जब पाथ चूज करते हैं, फिर बोरियत इन जनरल तो नहीं आती। हाँ, थोड़ा अपने एटीट्यूड और थोड़े परसेप्शन का भी ध्यान रखना है। थोड़ा इंटरनल जो खुशी है वो इंटरनल फैक्टर पर निर्भर करती है, यह बात समझनी है। अगर हमको ये लगता है कि लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे तभी खुशी मिलेगी, तो फिर हम बाहरी एक्सटर्नल फैक्टर से जोड़ते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर आर लेस इंपॉर्टेंट। इंटरनल फैक्टर, हमारा एटीट्यूड, हमारा परसेप्शन, इसी का महत्व अधिक है। यह बात हमें समझने की ज़रूरत है। मेंटल हेल्थ की दिशा में खुद को मेंटली हेल्दी बनाने के लिए यह पहली बात है। सर, इसी से संबंधित अब मेरा आपसे एक प्रश्न है। जैसा कि आपने बोला कि बहुत सारे लोग करियर स्विच करते हैं जी, और उनको बाद में अच्छा भी लगता है कि अब जो वो पसंद करते हैं वो जब वो करते हैं तो उनको अच्छा लगने लगता है। अब काफ़ी लोगों के मन में ये विचार होता है, उनके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता जहाँ पर वो इजीली अर्न कर पा रहे हैं, आराम से काम कर रहे हैं, अर्न कर पा रहे हैं। दूसरा रास्ता वो है जहाँ पर उनको पता है काफ़ी चैलेंजेस आएंगे, काफ़ी उनको बहुत ज़्यादा हो सकता है डबल मेहनत भी करनी पड़े, तो वो वहाँ पर अब स्विच करने में थोड़ा सा डगमगाते हैं, सोचते हैं कि क्या करें। अब इस रास्ते पर उनको चलते रहना चाहिए कि आराम की ज़िंदगी गुजर रही है, या फिर जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करके अपने लाइफ में और भी ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, इसके लिए एक मुहावरा आता है कि एक जहाज है, जब वो तट पे खड़ा रहेगा तब उसे कोई तूफान नहीं झेलना पड़ेगा जी। लेकिन जहाज जो है वो तट पर खड़े रहने के लिए नहीं बना है ना। जो हम चैलेंजेज कहते हैं वो वास्तव में हमारे जीवन में सीखने के लिए, हमको आगे बढ़ाने के लिए एक एक्सपीरियंस होता है। जब कुछ हम नया कर रहे होते हैं और हमें उसके करने का अनुभव नहीं है तो उसको सीखने के दौरान थोड़े चैलेंजेज हो सकते हैं। बिल्कुल। जब हम कोई भी पाथ जब हम सीख लेते हैं, जब उसमें अपने आप को ट्रेन कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लेते हैं, तो वही रास्ता हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो चैलेंजेस से नहीं घबराना चाहिए दोस्तों। अगर हम चैलेंजेस से घबराते हुए अपने आप को कंफर्ट जोन में रखेंगे तो जिंदगी में हमारा विकास नहीं होगा। डोंट चूज इजी पाथ। उस रास्ते को चूज करें जिसमें आपको लगता है कि आपको अधिक खुशी मिलेगी, आपको अधिक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जिसको करके आपको लगेगा कि आपको एक वर्दी जिंदगी जी रहे हैं। अर्निंग तो देखिए बहुत सारे फील्ड में हो सकती है, अर्निंग बड़ा फैक्टर नहीं होना चाहिए। मनी फैक्टर को देखकर अगर हम करियर चूज करते हैं तो अक्सर आगे चलकर जब एक रिजनेबल पैसे आने लग जाते हैं तो जीवन में खालीपन का एहसास होता है। शुरुआत में पैसे आ रहे हैं तो हम उन पैसों को यूज कर रहे हैं, उन पैसों से ज़िंदगी जी रहे हैं, एक व्यस्तता बन जाती है। लेकिन जब एक रिजनेबल मनी आ जाती है तब फिर जीवन में खालीपन लगता है कि क्या मैं इस काम के लिए बना था, क्या मैंने सही डिसीजन लिए। पैसे को लेकर किसमें कितनी सैलरी या पैकेज मिलेगा, किसमें कितनी अर्निंग होगी, वो फैक्टर को ध्यान में रखकर करियर चूज नहीं करना चाहिए। मुझे इंटरेस्ट किस में है, मुझे क्या करना पसंद है, वो उस फैक्टर पर अपना डिसीजन लें
और किसी भी फील्ड में जब हम एक रिजनेबल हाइट पहुंच जाते हैं, एवरेज से आगे निकल जाते हैं, तो रिजनेबल मनी अर्न की जा सकती है। लॉन्ग टर्म में दोस्तों मनी इज़ नॉट डिसिसिव फैक्टर फॉर हैप्पीनेस, ये याद रखिएगा। आपकी संतुष्टि, आप जो करते हैं, जब कोई भी जिम्मेदारी आप निभाते हैं, कहीं भी आप जो काम कर लेते हैं, तो उस करने की पूर्णता का एहसास, उस काम को करने से जिनका भी काम बनता है, वो जब आपको आपके सामने या आपके पीछे आपको थैंक यू बोलते हैं, वो हमें लाइफ में ग्रेस देता है, हमें जीवन में संतुष्टि देता है। संतुष्टि जिस फील्ड में आती है उस फील्ड में हम जाएंगे, हम लॉन्ग टर्म लाइफ में हैप्पी रह पाएंगे। थैंक यू सो मच सर, जैसे आपने समझाया कि किस तरह से अगर हमारे पास ऐसे दो रास्ते हैं तो हमें उनमें से जो चूज़ करना चाहिए, जिसके लिए हमारे मन से आवाज़ आ रही है, हमें वो रास्ता चूज़ करना चाहिए, ना कि आराम के रास्ते को। तो सर इसी से संबंधित मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि जब हम इस फील्ड में आगे बढ़ते हैं या अपना मन का काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, हम जानते हुए कि हमें चैलेंजेस आएंगे, तो वहाँ पर हमें फिर एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब का भी सामना करना पड़ता है। तो इनके लिए आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, कई सारी चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे, हम ना एक एक करके हमें समझना पड़ेगा जी। एक तो होता है कि मेंटल जो चैलेंजेज हैं, जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, डिमेंशिया है, ये मेंटल डिसऑर्डर के रूप में ही प्राइमरीली है या कोई फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम है, उसके आने के बाद ये बढ़ रहे हैं। जैसे अगर किसी को डायबिटीज़ है और उसका ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए तो उस समय वह व्यक्ति इरिटेट हो सकता है। सिंपल सा एग्जाम्पल, बहुत सारी माताएं इस बात को समझती हैं, जानती हैं कि अगर कोई छोटा बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है तो हो सकता है उसे भूख लगी हो, तो वहाँ पे चिड़चिड़ा होना, इरिटेशन अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर उसके फिजिकल नीड्स कुछ फुलफिल नहीं हुए हैं, तो वो अगर भूख, उसकी पेट अगर भर जाए, भूख शांत हो जाए तो नॉर्मल हो जाएगा। तो फिजिकल नीड्स, फिजिकल फैक्टर भी होते हैं, हमें उसके लिए भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हमारी भूख, क्या भोजन हुआ है समय पर, क्या प्रॉपर फूड लिया है, क्या रात की नींद पूरी हुई है ना। फिजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं और प्योर मेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं कि नींद, अच्छा भोजन किया है, अच्छी नींद पूरी हुई है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी बैठे बैठे भी एंजाइटी हो रही है। काम करते करते 1 घंटे तो काम ठीक से किया और बाद में डिप्रेशन होने लग गया, अब काम करने में मन नहीं लग रहा है, तब वो प्योर मेंटल फैक्टर है और वहाँ पर तो हमें माइंड पर काम करने की ज़रूरत है। सर जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर 2 फैक्टर हैं, एक तो मेंटल है और एक फिजिकल है। दोनों के बारे में आपने थोड़ा हमें बता दिया कि किस तरह से हम समझ सकते हैं कि जहाँ पर फिजिकल फैक्टर है और कहाँ पर मेंटल फैक्टर है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझना चाहूँगी कि जैसे कि आपने बताया कि बच्चों के साथ तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वहाँ पर हम समझ सकते हैं, माताएं समझ लेती हैं कि उनको, होती सबके साथ है, बच्चों के साथ पहचान में जल्दी आ रही है। हाँ वही, ऐसा बड़ों के साथ भी हो सकता है। जी 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 हो सकता है कि हमें भूख ही लग रही हो और हम परेशान हो रहे हों और हम उसको किसी और चीज़ से रिलेट कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में हमें बताएं। ठीक है, जब भी कभी भी कोई भी मेंटल प्रॉब्लम जब हमें दिख रही हो, जी, कोई इरिटेशन है, कोई गुस्सा है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो उस समय हम थोड़ा सा हम अपने फिजिकल लाइफ को भी देखें, क्या मेरी फिजिकल लाइफ ठीक रही है लास्ट पिछले 24 घंटे की, पिछले 7 दिन की। भूख, क्या मैं भोजन ठीक से ले रहा हूँ। अगर हम बाहर का फूड ले रहे हो तो होम फूड पर शिफ्ट कर जाना चाहिए। देखिए, क्वालिटी ऑफ फूड मैटर्स। अगर हम घर का भोजन कर रहे हो और बाहर का भोजन कर रहे हो तो आप पाएंगे घर का भोजन जब करते हैं तो आप ज़्यादा शांत रहते हैं। जब आप बाहर का भोजन करते हैं तो उसके वाइब्रेशन घर के भोजन जैसा तो नहीं है। तो क्या इस सप्ताह अगर मेरे पास एंजाइटी ज़्यादा हो रही है, इरिटेशन ज़्यादा हो रहा है, क्या मैंने बाहर का भोजन लिया है? अगर बाहर का भोजन लिया है तो हम चेंज करेंगे, होम फूड पे आएंगे तो उससे बदलाव नोटिस हम कर सकते हैं। क्या मेरी नींद पूरी हुई है? रात में 6 घंटे, 7 घंटे, 7.5 घंटे की प्रॉपर नींद, अनइंटरप्टेड स्लीप होनी चाहिए। लेकिन हम बहुत बार नींद के महत्व को नहीं समझ पाते। अगर नींद पूरी नहीं हुई तो फिर छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आ सकता है।
तो नींद को पक्का करने की ज़रूरत है। तो फिजिकल फैक्टर को पहले हम देख लेंगे, भूख है, नींद है, स्नान करके आप ऑफिस आते हैं, स्नान के बिना स्नान किए किसी दिन आप ऑफिस आकर देखें, आपकी क्वालिटी ऑफ मेंटल स्टेट अलग हो जाएगी, वो नहीं रह पाएगी। फिर इनके बाद फिर समय मिले तो एक्सरसाइज और योगा का भी महत्व है, मूवमेंट का बेसिकली महत्व है। हमें मॉर्निंग या इवनिंग कुछ फिजिकल मूवमेंट, कोई फिजिकल एक्सरसाइज या योगा भी करनी चाहिए। बहुत बार आप पाएंगे कि अगर कोई आप फिजिकल मूवमेंट का रूटीन अपने साथ जोड़ लेते हैं तो आप पाते हैं कि आप ज़्यादा बेहतर लाइफ को अब आप जी पा रहे हैं। जो थोड़े बहुत लाइफ में कुछ होते थे वो तो बस एक्सरसाइज का रूटीन अपने लाइफ में जोड़ा तो आप पाएंगे ये ठीक हो गया। तो अगर फिजिकल चेंजेस से अगर चेंजेस आ गए तो फिजिकल फैक्टर है। आपने देखा कि फिजिकल फैक्टर तो सब अच्छा है, मैं घर का खाना खा रहा हूँ, मेरी नींद अच्छी से मैं ले रहा हूँ, मैं रोज स्नान भी करता हूँ, ये सभी कर रहा हूँ, उसके बाद भी एंजाइटी आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, काम करने में मन नहीं लग रहा है, तब हमें माइंड को समझने की और माइंड पर काम करने की ज़रूरत है, जिसके लिए हम कई सारे स्टेप्स की अभी बात करेंगे। जी सर, आपने फिजिकल फैक्टर्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया कि कैसे हमें समझने की ज़रूरत है। थोड़ा सा इस पर डिटेल में बात करने से पहले आपसे जानना चाहूँगी, थोड़ा मेंटल फैक्टर्स के बारे में भी थोड़ा हमें बताएं डिटेल में कि वहाँ पर क्या कारण होते हैं और कैसे इसे समझें। देखिए, माइंड के कंपोनेंट को थोड़ा हमें समझेंगे। यहाँ पर माइंड में होता है थॉट्स, माइंड में होता है इमोशंस और माइंड में होते हैं फीलिंग, विचार, भावनाएं और एहसास, फीलिंग्स। तो हम या तो अच्छा फील करते हैं या अच्छा नहीं फील कर रहे होते हैं। फीलिंग्स के लेवल पे कैटेगरी 2 होती है, लेकिन फिर जो इमोशंस हैं उसके लेवल पे कैटेगरी 5 हो जाती हैं। बेसिक लेवल पे 5 टाइप्स ऑफ इमोशंस आर देयर। एंगर है, एंजाइटी है, डर है, पुरानी बातों के लिए अफसोस है, ग्रीफ है, ये सारे निगेटिव इमोशंस हो गए। पॉजिटिव इमोशंस में जॉय है, खुशी है, कंटेंटमेंट, संतुष्टि है। तो ये विचारों के तल पर हो गए। फिर विचारों के अलावा इमोशंस, भावनाएं 5 हो गई मुख्य रूप से, प्राइमरी रूप से। वैसे तो इमोशंस को 5 के बाद भी और हम 12 इमोशंस क्लासिफाई करते हैं। पॉजिटिव इमोशंस खुशी, संतुष्टि, नेगेटिव इमोशंस गुस्सा, डर, एंजाइटी, पुरानी बातों के लिए अफसोस करना। भावनाओं के अलावा विचार, क्या हम पॉजिटिव सोच रहे हैं या हम नेगेटिव सोच रहे हैं। कोई नया काम करने जा रहे हैं तो कितना अपने आप पे विश्वास है कि मैं ये कर लूँगा, ये एक पॉजिटिव सोच है। नेगेटिव सोच है कि उस काम को किया है तो भी लग रहा है, डाउट आ रहा है कि पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो नेगेटिव थॉट्स हैं, पॉजिटिव थॉट्स हैं। तो माइंड के अंदर इमोशंस, थॉट्स और फीलिंग्स, इन तीनों के अलग अलग तल पे अपने आप को चिंतन करना चाहिए कि क्या ठीक है और कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने का स्कोप है। जब हम चिंतन करेंगे, जब हम समझ पाएंगे तो उस पर जो काम करने के लिए अलग अलग विधियों की अभी हम बात करेंगे वो हम अपनी रूटीन में जोड़ सकते हैं। तो सर, अभी तक आपने हमें बताया कि मेंटल हेल्थ के कैसे फैक्टर्स होते हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं, जो कि कुछ फिजिकल फैक्टर्स भी होते हैं। तो अब मेंटल हेल्थ के बारे में आपसे जानना चाहूँगी, जो चीज़ें हैं मेंटल हेल्थ के बारे में आती हैं, तो उसमें से सबसे पहले अब आपसे जानना चाहूँगी कि मूड स्विंग्स भी सामने आते हैं। मूड स्विंग्स महिलाओं के साथ साथ पुरुषों में और बच्चों में दोनों में ही होते हैं। सब में होते हैं जी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पुरुष इस बात से कतराते हैं, इस बात को मानते नहीं हैं कि मूड स्विंग्स हमारे नहीं होते, सिर्फ महिलाओं के ही होते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, समाज में ना बहुत बार हम अपने आप को इस तरह से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, अगर हमारी कोई कमियां बाहर आ गई तो लोग हमें क्या कहेंगे। जी, आइडियल वे यही है कि जैसा हम हैं वैसे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर कुछ नहीं है तो हम अपने आप पे काम कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर कोई कमियां हैं, अगर हमारा कोई हेल्थ प्रॉपर नहीं है, तो अगर दूसरे लोग जान भी जाते हैं तो हेल्प करने वाले लोग हमारे सामने आके हमें बता भी सकते हैं ना। लोग हमारे साथ अपना बिहेवियर वैसा कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट बनने में, हम जैसे हैं वैसे बताने में हमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। जब हम जैसे हैं वैसा रखते हैं, बताते हैं, तो काम करना आसान हो जाता है।
जब हम दूसरों से छिपाते हैं तो कितनी बार छिपाते छिपाते अगर हम छिपाने में एक्सपर्ट हो गए हों तो हम अपने आप से भी उसको छिपाने लग जाते हैं। हमें भी खुद भी पता नहीं चलता कि क्या हमें अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है या नहीं है। इन जनरल तो सभी को अपने आप पे काम करने की ज़रूरत होती है। पॉजिटिव मेंटल हेल्थ जो है उसको इम्प्रूव करने के कई सारे पैरामीटर हैं। हम अगर ठीक ढंग से काम करें तो इसको क्वालिटी ऑफ माइंड, क्वालिटी ऑफ इमोशन को हम ग्रेजुअली बहुत अलग अलग तलों पर बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब प्रॉब्लम एटलीस्ट हम आइडेंटिफाई कर लें कि हाँ मुझे अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने आप को स्वीकार कर लें, तो हम काम करेंगे। तो रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा ये ट्रेंड है, हम अपनी कमियों को छिपाना चाहते हैं। अगर हम स्वीकार करेंगे तो काम बेहतर ढंग से कर पाएंगे। थोड़ा बोल्ड बनिए। हर दुनिया में हर एक लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे ऐसा नहीं है। आपको हेल्प करने वाले लोग भी आपको मिल सकते हैं। ट्रांसपेरेंट बनना अच्छा है। सर, जैसा आपने बताया कि दुनिया में हेल्प करने वाले लोग भी मिलते हैं, बहुत मिलते हैं जी, लेकिन यहाँ पर ना अब एक चीज़ और है कि जो लोग हेल्प करने वाले भी मिलते हैं, कुछ मजाक उड़ाने वाले भी मिलते हैं। तो वहाँ पर हमें अपना एटीट्यूड कैसा रखना है? जो लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं तो उनके प्रति हम अपना एटीट्यूड कैसे रखें कि हम अपनी इमेज को भी मेंटेन कर पाएँ और जो कमियां हैं उसको हम बोल्डली कह पाएँ कि हाँ भाई है कमियां तो क्या हुआ, आप में भी होंगी। देखिए, कबीर का एक दोहा है, निंदक नियरे राखिए। जी, अगर कोई हमारी शिकायत करता है या हमारा मजाक उड़ाता है तो वहाँ पे हम यह देखें कि क्या कोई ऐसी बात है कि हमें अपने आप को इम्प्रूव करने का स्कोप है। अगर इम्प्रूव करने का स्कोप है तो हमें उस इम्प्रूवमेंट पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि देखिए, लाइफ का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य है आगे बढ़ना। चलती का नाम गाड़ी, जीवन चलने का नाम है, आगे बढ़ने का नाम है। तो आगे बढ़ने के लिए आपको क्लू मिल रहे हैं। अगर कोई आपका मजाक उड़ा रहा है या आपके कंप्लेन कर रहा है तो हम वहाँ से हिंट ले सकते हैं कि मैं अपने आप पे क्या काम करूँ। अपनी कमियों, दुनिया में कमी हर एक व्यक्ति में होता है ना। कमियों को स्वीकारते हुए उस पर काम करें और आगे बढ़ें। भागने की, छिपने की, जस्टिफाई करने की टेंडेंसी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कभी कुछ मजाक उड़ाता है, हम उसे जस्टिफाई ना करें। बस ये पॉइंट उठा लें कि हाँ, मुझे अपने भीतर इन चीज़ों पे काम करना है। अगले 1 महीने में मैं इनसे ऊपर उठ जाऊंगी, मैं अपने आप को इम्प्रूव कर लूँगी। अगर हम अपने आप को टाइम फ्रेम देते हैं कि हाँ मुझे 1 महीने अपने इस चीज़ पर काम करना है, मेडिटेशन करना है, अपनी अच्छी किताबों को पढ़ना है, अपने हैबिट्स को चेंज करना है, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है, अपने फिटनेस पर ध्यान देना है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जब हम अपने आप पे काम करेंगे तो हम उनसे ऊपर उठ जाएंगे, उनको ठीक कर लेंगे। दूसरों को मजाक उड़ाने का या कंप्लेन करने का मौका नहीं मिलेगा। दूसरों को हम मौका ना दें, और दूसरों को अगर कर रहे हैं तो उसको इम्प्रूवमेंट करने के हिंट्स की तरह लें और बुरा ना मानें। जी, जैसा कि सर आपने बताया कि हमें अपना एटीट्यूड ऐसा रखना है कि हर चीज़ को लेकर हमें पॉजिटिव रहना है। यस। अगर कोई मजाक भी उड़ाता है तो हमें उसे इग्नोर कर सकते हैं, और लेकिन उस वक्त हम उसे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन बाद में हम उस पर चिंतन ज़रूर करें कि क्या वाकई में मुझे अपने इस एस्पेक्ट पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे उनका कोई फ़ायदा नहीं है, उससे हमारा फ़ायदा है अगर हम अपने आप को और ज़्यादा बेटर बनाते चलते हैं। इसी तरह से हम अपने आप को अधिक मेंटल हेल्दी बना सकते हैं जी, अगर हम इस सिचुएशन को इस तरह से अगर लेते हैं तो। ओके, तो दर्शकों, जैसा कि आपने अभी जाना कि किस तरह से हम अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर सकते हैं। यदि आपके बारे में कोई मजाक भी उड़ाता है तो आपको उसको पॉजिटिव लेना है। आप उस समय उस व्यक्ति को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन बाद में एक बार सोचने की ज़रूरत ज़रूर है, क्योंकि इससे, उस पर सोचने से सामने वाले व्यक्ति का तो कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन आप अपने लिए एक बेहतर कदम ज़रूर उठाएंगे। अपने बेटरमेंट के लिए अगर आपको लगता है तो आप ज़रूर एक बेहतर कदम उठाएंगे। तो इसी के साथ अब बात करेंगे, इसी पर और ज़्यादा चर्चा करेंगे। सर के साथ में हमारे साथ सर मौजूद हैं। तो सर, इसके साथ अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, मूड स्विंग्स के बारे में आपने हमें बताया। इसके साथ में ये है कि भूलने की बीमारी कई लोगों को होती है। क्या भूलने की बीमारी के साथ भी इसका मेंटल हेल्थ का, किस तरह का हेल्दी मेंटल हेल्थ का कैसा ताल्लुक है? बहुत बड़ा ताल्लुक है। देखिए, भूलना बेसिकली क्या है? हम कोई याद नहीं रख पा रहे। याद क्यों नहीं रख पा रहे हैं? क्योंकि या तो हम उससे कनेक्शन फील नहीं कर रहे हैं,
या हमारी एबिलिटी नहीं है कि हम उसको स्टोर कर पाएँ। माइंड में जो मेमोरी है, मेमोरी न्यूरोलॉजिकली, मेमोरी मतलब न्यूरल सिनेप्सिस बनते हैं, दो न्यूरॉन्स आपस में जुड़ जाते हैं और वहाँ पर कुछ कोड हैं, हमारे अननोइंगली वो टूट गए और वो मेमोरी जो है वो डिलीट हो गई, हमें याद नहीं आ रहा है। तो याद अगर किसी बात पे कम रहने से हमारा वर्क प्रभावित हो रहा है तो ये हेल्दी बात नहीं है। जब ज़िंदगी में हम बहुत सारे काम करते हैं, अगर हम जो हमारे काम से रिलेटेड चीज़ें नहीं हैं, हम कहीं से रास्ते से गुजर रहे हैं, हमने कौन कौन से बिल बोर्ड देखे, कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट देखे, उसे याद रखने की जरूरत नहीं है। हमारा माइंड सिलेक्टिवली उन चीज़ों को स्टोर करता है जो हमारे लिए मीनिंगफुल है, जो ज़रूरी है। कुछ चीज़ों को वो जानबूझकर भूल जाता है। यहाँ तक तो बात नॉर्मल है। लेकिन कभी अगर कोई चीज़ हमें काम की है, हमें उसकी ज़रूरत है और फिर भी टाइम पे वो याद नहीं आए, तो ये डिमेंशिया भी हमारे मेंटली हेल्दी नहीं होने का परिचायक है। हमें ये जानना चाहिए कि हमें कुछ काम करना, अपने आप को ज़्यादा एक्टिव बनाना है। कई तरह से हम एक्टिव बना सकते हैं। पहले तो हमें अपने आप को फिजिकली फिट करना होगा, मेंटली फिट करना होगा। हम एक एक करके उन पर बात करेंगे। लेकिन डिमेंशिया भी जो है वो मेंटल हेल्थ नहीं होने का साइन है। सर, मेंटल हेल्थ के बारे में आपने हमें बताया, जो चीज़ें हमें परेशान करती हैं हेल्दी मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। सर, बारी बारी से आपसे जानना चाहूँगी कि इनको मैनेज कैसे करें। सबसे पहले बोरियत के बारे में जानना चाहूँगी कि बोरियत को कैसे मैनेज करें। देखिए, बोरियत जो है उसको हैंडल करने के लिए एक तो हमें लाइफ में क्यूरियोसिटी का एटीट्यूड होना चाहिए, जानने का। जी। देखिए, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को कुछ भी दिया जाए तो वो उसे एक्सप्लोर करते हैं। कोई नया खिलौना उसे मिले, वो उससे चाहो तो उसे देखेंगे, उसको अलग अलग कुछ घुमाने की चीज़ हो, कोई उसको यूज करके देखेंगे। तो क्यूरियोसिटी हमारे भीतर होना चाहिए, जीवन को जानने की, जीवन के अलग अलग आयाम को समझने की। हमारा जो भी हमारा फील्ड है, इस फील्ड में और क्या है, आप विकीपीडिया एक्सप्लोर कीजिए, आप अलग अलग टॉपिक को देखते रहिए, पढ़ते रहिए। जितने हम क्यूरियस होंगे उतने हम बोर कम होंगे नई नई बातों को जानने के लिए। और अब हम थोड़ा सा ट्रैवल करने के लिए ओपन रहें, थोड़ा ब्रीदिंग टेक्निक के माध्यम से हम अपने आप को बोरियत से दूर रख सकते हैं। जब भी कभी अगर हम अपने आप को बोर फील कर रहे हों, आप 5-10 बार गहरी सांसें लें और छोड़ें। जब हमारी ब्रेथ बदल जाती है तो हमारी मेंटल स्टेट भी टेम्परली बदल जाती है। लेकिन ब्रीदिंग एक्सरसाइज से टेम्परली ही हम बदल सकते हैं। परमानेंट चेंज करने लिए तो हमें अपने एटीट्यूड में ही चेंज लाना होगा, अपने जीवन जीने के तरीके में, अपने सोचने के तरीके में बदलाव करना होगा। थैंक यू सो मच सर, आपने जैसे हमें बताया कि कैसे हम बोरियत से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसी के साथ अब मैं चलूँगी आगे, अगले टॉपिक के बारे में जानना चाहूँगी। मूड स्विंग्स के बारे में आपसे बात करना चाहूँगी कि इसको कैसे मैनेज करें, कैसे हैंडल करें। देखिए, मूड स्विंग्स जो है ये थोड़ी सीरियस मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है। देखिए, मूड स्विंग जो है, यहाँ पर अगर मैं नाड़ी विज्ञान, एनर्जी मेडिसिन की बात करूं, क्योंकि मैं एनर्जी मेडिसिन पे काम करता हूं, हमारे भीतर अलग अलग तरह की ऊर्जा है, ची। तो मूड स्विंग जो है ऊर्जा, अगर हमारे हार्ट की ऊर्जा, हमारे हार्ट मेरिडियन की ऊर्जा अगर प्रॉपर नहीं बह रही हो, हमारी पूरी बॉडी में हमारे जो मेन इंटरनल ऑर्गन्स हैं, लीवर है, हार्ट है, पैंक्रियाज है, लंग है, किडनी है, इन सभी की ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में अलग अलग जगहों पे जाती है। तो अगर हार्ट की ऊर्जा प्रॉपर हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही हो, तो यह भी एक कारण हो सकता है हमारे मूड स्विंग की। तो हमें अपने फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे बाकी सब चीज़ें ठीक हो, कोई दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम हो तो उनको भी ठीक करना ज़रूरी है ना। अगर जब भी मूड स्विंग या कोई भी मेंटल प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है, तो फिजिकल प्रॉब्लम अगर है तो उसको मैनेज करना तो ज़रूरी है। जैसे अगर डायबिटीज़ है, अगर किसी को, अगर थायराइड है किसी को, अगर हम डायबिटीज़ और थायराइड को मैनेज किए बिना सोचें कि मूड स्विंग को ठीक कर लें या दूसरे मेंटल प्रॉब्लम को ठीक कर लें, तो वो अप्रोच हेल्दी प्रॉपर नहीं है ना। फिजिकल फैक्टर्स से एसोसिएटेड जब मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो फिजिकल फैक्टर्स, फिजिकल डिसऑर्डर को तो मैनेज करना ज़रूरी है ही।
हाँ, हम उसको चाहे मेंटल अप्रोच, साइकोसोमेटिक अप्रोच से ही क्यों ना करें, लेकिन फिजिकल फैक्टर, फिजिकल डिसऑर्डर को तो मैनेज करना जरूरी है ही। तो मूड स्विंग के मामले में हमारे हार्ट का रोल होता है। तो यहाँ पर हार्ट मेरिडियन को हेल्दी करने के लिए कलर थेरेपी जो है वो बहुत अच्छी है। हमारे हाथ में जो हार्ट के जो मेरिडियन आ रहे हैं, जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, जैसे हमारी कलाई पे यहाँ पर HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। हार्ट मेरिडियन में टोटल 9 पॉइंट है, उसमें सबसे मेन HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। अगर HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को हम मसाज करते हैं, टोन करते हैं, कलाई पर छोटी उंगली के लाइन में है, धीरे धीरे हम इसे 20 बार दबाते हैं और ऐसा 24 घंटे में 5 बार, तो HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट की एनर्जी बढ़ेगी और इसकी एनर्जी बढ़ने से हमारे पूरे मेरिडियन की एनर्जी बढ़ेगी और पूरे हार्ट ऑर्गन की एनर्जी बढ़ेगी। तो जिनको मूड स्विंग होता है, HT7 के एक्यूप्रेशर पॉइंट करने से वो ऑब्जर्व करेंगे कि उनका मूड स्विंग की फ्रीक्वेंसी जो है धीरे धीरे कम होती है। चेंज देखिए हमेशा धीरे धीरे आते हैं, आपको परसिस्टेंट रहना चाहिए और कोई भी नई चीज़ को कम से कम 1 महीने तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को जब हम हाथ से मसाज करते हैं, टोन करते हैं, हम यहाँ पे लाल रंग, रेड कलर थेरेपी कर सकते हैं। यहाँ पे लाल रंग का गोला लगा सकते हैं। जब लाल रंग का गोला हम HT7 पे लगाएंगे तो ये कलर थेरेपी सिर्फ लाल रंग लगने की वजह से यहाँ पर ची जो है, हार्ट की जो ची है, ची के कई अलग अलग सब टाइप्स हैं, तो हार्ट की जो ची है वो बढ़ने लग जाएगी और हार्ट की ची बढ़ने से हमारा मूड बेहतर रहेगा। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट के, TCM एक्यूप्रेशर पॉइंट के हैं। इसी में सुजोक भी आता है। सुजोक में हम पाम पे और फिंगर्स पे काम करते हैं। हमारे इंडेक्स फिंगर पे ब्योल हार्ट मेरिडियन है, 3 ब्योल हार्ट मेरिडियन हमारे इस पे हैं, जो सबसे इस तरफ की जो ब्योल हार्ट मेरिडियन है वहाँ पर हम लाल रंग की लाइन लगाएं पूरे हार्ट मेरिडियन पे, तो यह भी हमारे हार्ट की ची को बढ़ाने में हेल्प कर सकता है। मूड स्विंग के लिए हम हार्ट पे काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी को संतुलित करता है। अगर हम ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल को के ब्रेथ को हार्मोनाइज कर लेते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के माध्यम से। हमने साइंस ऑफ ब्रीदिंग स्वर योग पे भी एक हमारा प्रॉपर वीडियो है PMC हिंदी पर, आप उसे भी देख सकते हैं। अनुलोम विलोम के अभ्यास से एक रीजनेबल हम अपने भीतर हार्मोनाइजेशन, बैलेंसिंग ला सकते हैं। सर, आपने बताया कि हम अपने हार्ट को मैनेज करके मूड स्विंग्स पर कैसे काम कर सकते हैं, तो सर क्या यहाँ पर सेल्फ लव की भी थोड़ी कमी का आभास हो सकता है? देखिए, सेल्फ लव का रोल तो हर एक मेंटल हेल्थ कंडीशन में है। अगर हम मेंटली हेल्दी नहीं हैं तो इसका एक कारण यह भी है कि हमने अपने आप से प्यार नहीं करते, तो हम अपने आप को मेंटली फिट रखने के लिए, मेंटली हेल्दी रखने के लिए हम सिंसियर नहीं हैं, हम एक्टिव नहीं हैं, हम अपने आप पे काम नहीं कर रहे हैं। एज अर्ली एज पॉसिबल जब भी पता चले कि मुझे, मेरे भीतर सेल्फ लव नहीं है या जितना चाहिए उतना नहीं है, सेल्फ लव है लेकिन जितनी क्वांटिटी में, जितने एक्टिव होना चाहिए उतनी क्वांटिटी में उतने एक्टिव नहीं है, तो सेल्फ लव को बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर सेल्फ लव को नहीं बढ़ाएंगे तो हम अपने लिए प्रयास ही नहीं करेंगे। हमारे पास सब रिसोर्सेज अवेलेबल हैं लेकिन फिर भी हम उसको यूज नहीं करेंगे। तो सेल्फ लव का रोल तो हर एक मेंटल हेल्थ कंडीशन में 100% है। जी, तो सर अब सेल्फ लव की अगर हमने बात कर ली है तो थोड़ा अफर्मेशंस के बारे में भी बता दें कि कैसे हम कौन-कौन से अफर्मेशंस करके अपने आप को सेल्फ लव अपना और बढ़ा सकते हैं। यस, देखिए अफर्मेशंस जो होते हैं, वैसे हमने अफर्मेशन पे हम बहुत बात करते रहते हैं, मैं थोड़ा सा अफर्मेशन के बारे में फिर से आपको बता दूं। सकारात्मक वाक्यों को प्रेजेंट टेंस में खुद के लिए दोहराने से अफर्मेशंस होते हैं। मैं अपने परिवार वालों को बदलने के लिए अफर्मेशन नहीं कर सकता। अफर्मेशन कोई चाहत नहीं है कि मैं दूसरों को बदलूं, मैं अपने भाई को बदलूं, मैं अपनी बहन को बदलूं, मैं अपने सिबलिंग्स, अपने स्पाउस को बदलूं, उसके लिए अफर्मेशंस नहीं होते। अफर्मेशन सिर्फ और सिर्फ खुद को बदलने के लिए होते हैं। तो एक अफर्मेशन तो यह बेसिक अफर्मेशन है कि मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं खुद से प्यार करना सीख रहा हूँ, मैं अपना ध्यान रखता हूँ। जब भी हम आईने के सामने जाएं, हम सकारात्मक वाक्यों को प्रेजेंट टेंस में अपने लिए दोहराएं, मैं खुद से प्यार करता हूँ। और आईने के सामने तो हम हर दिन जाते हैं अपने आप को सजाने संवारने के लिए।
जब भी मिरर के सामने हैं उसका उपयोग अफर्मेशन के लिए भी साथ साथ आप कर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा, बस आपको अवेयरनेस होस्ट रखना है याद से और प्रैक्टिस कर लेना है। मैं अपना ध्यान रखता हूँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं अपना ध्यान रखता हूँ, मैं अपने मेंटल हेल्थ पे काम कर रहा हूँ, मैं अपने माइंड की हैप्पीनेस को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, मैं हैप्पी रहता हूँ। हैप्पी रहने के लिए जो जो इंटरनल फैक्टर्स हैं मैं उन इंटरनल फैक्टर्स पे काम करता हूँ। देखिए, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स, हम एक्सटर्नल फैक्टर्स पर बदलने की बातों को ज़्यादा ना सोचें। इंटरेस्टिंग बात है कि इंटरनल फैक्टर्स पे जब हम काम करते हैं तो हमारा वाइब्रेशन चेंज हो जाता है। और स्पिरिचुअलिटी में हम इस बात को समझेंगे कि जब हमारा वाइब्रेशन बदलता है तो हमारे आसपास की दुनिया भी बदलने लग जाती है। इंटरनल फैक्टर के बदलने से एक्सटर्नल फैक्टर भी बहुत बार चेंज हो सकते हैं, और कितनी बार हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हमारा इंटरनल फैक्टर अच्छा है, अगर हम भीतर से अपने आप में खुश हैं, तो बाहर हमारे सामने कैसे लोग हैं, हमें लोग अप्रिसिएट करने वाले हैं या हमारा मजाक उड़ाने वाले हैं, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ऐसा भी होता है। लेकिन हाँ, इंटरनल फैक्टर तो हमारे हाथ में है। मैं अपनी खुशी का ध्यान रखता हूँ, मैं खुश रहता हूँ, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूँ, मैं भीतर से खुश रहता हूँ। ऐसे अफर्मेशंस हम बनाकर उन्हें बोल सकते हैं। जितना हम अधिक बोलें उतना अच्छा है। लुई है 500 बार अफर्मेशंस को बोलती थी, ऑल इज़ वेल अफर्मेशंस को। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। ऑल इज़ वेल का हिंदी अनुवाद करें तो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। इस अफर्मेशंस को भी हम बोल सकते हैं। अफर्मेशंस कई सारे हैं, थोड़ा चिंतन करना चाहिए कि मुझे कौन से अफर्मेशंस करने की ज़रूरत है। खुशी बढ़ाने के लिए मैं खुश रहता हूँ, मैं अपने आप में मस्त रहता हूँ, मैं लाइफ को एंजॉय करता हूँ। हमने परिवर्तन एपिसोड्स बनाए हैं, उनमें उनको देखते हुए भी हम अफर्मेशंस के बारे में और बहुत कुछ जान सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें अफर्मेशंस के बारे में बताया, किस तरह से हम अफर्मेशंस का इस्तेमाल करके अपने जीवन में खुशी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सर, अभी हमने आपसे जैसे कि जाना, मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी, यदि आपके जीवन में भी कोई मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इशू आपको, चैलेंज आपको आ रहा है और आपको उस पर क्लैरिटी चाहिए, तो आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सवाल हमें ऑडियो मैसेज में रिकॉर्ड करके भेजें। ध्यान रहे, जब भी आप अपना सवाल हमें भेज रहे हैं, आप अपना नाम, अपनी उम्र ज़रूर बताएं, और जो भी समस्या है आप वो हमें डिटेल में बताएं, जिससे कि हम आपकी सहायता अच्छे से कर पाएँ। और यहाँ पर आपको सिर्फ अपने मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम को ही, मेंटल हेल्थ के चैलेंज को ही नहीं भेजना है। यदि आपको उससे रिलेटेड या उससे अलग कोई और बीमारी या फिर कोई और हेल्थ इशू का कोई चैलेंज है, तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं, और आपका सवाल का जवाब मिलेगा डॉक्टर से पूछो कार्यक्रम के Q&A सेशन में शुक्रवार को। तो आइए इस चर्चा को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं। तो सर, आपसे अब जानना चाहूँगी कि भूलने की तकलीफ़ के बारे में जो हमने बात की थी, भूलने का जो चैलेंज आता है, तो इसको कैसे अब हैंडल करें, इस पर क्या काम करें? देखिए, भूलने की जब बात आ रही है तो थोड़ा सा मैं मेमोरी के बारे में बताऊं। जी। देखिए, जो चीज़ हम इंजॉय करते हैं वो हम कभी नहीं भूलते, है ना। जी। जिस चीज़ को हम सेलिब्रेट करते हैं, जो हमारे लिए प्लेजरेबल है, वो तो हमारी लाइफ में स्वतः हमें याद रहती है। लेकिन जो चीज़ हमारे लिए पेनफुल है, जो उन चीज़ों को हमको लगता है ये महत्व का नहीं है, वो चीज़ हम भूल जाते हैं। जो हमारे लिए इनसिग्निफिकेंट है वो हम भूल जाते हैं। तो हम जब भी कोई काम करते हैं, अगर हम उसको मस्ती से करते हैं, खुशी से करते हैं, तो भूलने की हमारी टेंडेंसी कम हो जाती है। पहले हमें इस बात पे ध्यान देना है। अगर बच्चे पढ़ाई करते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मजबूरी में पढ़ा। अगर उसको खुशी से पढ़ते, इंटरेस्ट लेकर पढ़ते, तो वो स्वतः याद रहता। तो स्टडी को इंटरेस्टिंग भी बनाया जा सकता है। कई डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। जब चीज़ों को हम करते हैं तो हमें याद रहता है। तो इंटरेस्टिंग लाइफ हो, इंटरेस्टिंग वर्क हो तो याद रहेगा। अगर वो बोरिंग है, अगर हम उसको मानते हैं ये बोरिंग है, तो हम उसे भूल जाएंगे। तो खुश रहना, खुश रहते हुए काम करना, और खुश रहने के लिए भी हार्ट का कनेक्शन है। हमारा हार्ट हेल्दी हो तो हम खुश रहते हैं। तो अपने हार्ट को मजबूत बनाने की ज़रूरत है खुशी को बढ़ाने के लिए। हमने HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट की भी बात करी, मूड स्विंग को रोकने के लिए, कम करने के लिए।
HT7 के एक्यूप्रेशर पॉइंट करने से भी हम अपनी मेमोरी बढ़ा सकते हैं। यंगस्टर्स में, यूथ में, मिडिल एज में मेमोरी को अच्छा रखने के लिए हम HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम कर सकते हैं। लेकिन जब कभी कोई ओल्ड पर्सन पुरानी बातों को भूलने लगता है तो वहाँ पे दूसरा एक्यूप्रेशर काम का है TW3। हमारे हाथ में कलाई में छोटी उंगली के नीचे की जो हड्डी है और बगल की उंगली की जो हड्डी है रिंग फिंगर की, इन दोनों के बीच का ये जो स्पेस है TW3 एक्यूप्रेशर पॉइंट, दोनों हाथ में इस TW3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को अगर हम मसाज करते हैं और मसाज करने के साथ साथ हम यहाँ पर लाल रंग लगाते हैं, रेड कलर जब लगता है तो वहाँ पर ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है, हार्ट वाली चीज़ को बढ़ाता है। TW3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर मसाज करने से हम तो सीनियर सिटीजन या 50s में जो भूलने की बीमारी होती है उसको हम कम कर सकते हैं। लाइफ को एंजॉय करना है, इंटरेस्ट से अपना काम करना है, जो चीज़ हमारी इंटरेस्ट की होती है वो हमें याद रहती है। इस तरह से हम अपनी भूलने को कम कर सकते हैं। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि हम जो भी काम कर रहे हैं हमें उसको एंजॉय करते हुए, एक्सपेरिमेंट करते हुए हमें करना चाहिए, जिससे कि हम उसे भूलेंगे नहीं। सो इसको हम ऐसे एग्जाम्पल के साथ ले लेते हैं कि जब घर पर मम्मी नहीं होती हैं तो हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, जैसे चाय बनाए एग्जाम्पल, तो या मैगी बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, तब हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके बनाते हैं और वो चीज़ हमें बाद तक याद रहती है कि एक बार मम्मी घर पर नहीं थी तो हमने ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किया था। भले ही वो चीज़ हम बाद में खा ना पाएँ, वो अलग चीज़ है तो वो चीज़ें भी हमें याद रहती हैं। तो हमें इस तरह से एक्सपेरिमेंट करना है, लेकिन आप खा पाएँ इस तरह से एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। सो सर, अब इसके साथ ही अब वक्त हो चला है, हम यहाँ पर समाप्ति की ओर हैं, समय सीमा थोड़ी सी कम है, तो उससे जाते जाते हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस एपिसोड के एंड में आपको एक प्रो टिप हमें देना चाहें, हमारे व्यूअर्स को देना चाहें, जिससे कि वो एक हेल्दी मेंटल स्टेट को मेंटेन कर पाए। देखिए, मेडिटेशन जो है इन सभी चीज़ों को इंश्योर कर सकता है। जो भी बातें हमने करी हैं कि हम अपने मूड को अच्छा रखें, हम अपने एक्टिव होके, इंटरेस्ट होके सीखें। अगर हमारी लाइफ में मेडिटेशन हो तो यह भी अपने आप की चीज़ों को बैलेंस करता है। तो मेडिटेशन सबसे बड़ा फार्मूला है अपनी लाइफ में पॉजिटिव हेल्थ पाने के लिए। ध्यान बहुत आसान है, हमारे चैनल पे कई अलग अलग प्रोग्राम आते रहते हैं। मेडिटेशन को अपने लाइफ में जोड़ें। रेगुलर मेडिटेशन से बहुत ईजिली हम अपने आप को मेंटली हेल्दी रख सकते हैं। इन केस अगर नहीं भी हो तो हम पता चल जाएगा कि हमें कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन से हमारी लाइफ में अवेयरनेस भी आती है, खुद के प्रति अवेयरनेस कि मुझे अपने लाइफ में अपने आप पे किस पॉइंट पर काम करने की ज़रूरत है। तो मेडिटेशन सबसे बड़ा टिप है अपने आप को मेंटली हेल्दी रखने के लिए। यहाँ पर हम आनापानसति ब्रेथ माइंडफुलनेस मेडिटेशन बताते हैं, जो बहुत आसान है, बहुत सहजता से स्पिरिचुअलिटी वीडियो देखकर सीख सकते हैं, और कई सारे गाइडेड मेडिटेशन है जिसके माध्यम से अपना सकते हैं। अपने डेली रूटीन में मेडिटेशन शामिल कर लें और मेंटल हेल्थ को एंजॉय करें। थैंक यू सो मच सर इस प्रो टिप के लिए कि कैसे हम सिर्फ मेडिटेशन को अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करके एक हेल्दी माइंडसेट, एक हेल्दी मेंटल स्टेट को अचीव कर सकते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हमने बात की है कि मेंटल हेल्थ को कैसे हम हेल्दी रखें, कैसे पॉजिटिव रखें, और इसके साथ ही साथ अभी हमने कुछ ही बिंदुओं को इसकी टच किया है, कुछ ही बिंदुओं पर बात की है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। इस पर हम डिटेल में भी और बात करेंगे, जैसे कि और भी कई सारे टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। तो यदि आपके मन में कोई सवाल अभी उठ रहा है कि आपको यदि मेंटल स्टेट से लेकर या फिर आपकी कोई फिजिकल प्रॉब्लम तक कोई भी सवाल है, तो आप वो सवाल हमें भेज सकते हैं, और उस सवाल को आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, और आप अपना सवाल हमें ऑडियो मैसेज में रिकॉर्ड करके भेजें। तो इसके साथ ही साथ आपको, जब आप अपना सवाल पूछ रहे हैं, क्या कुछ इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, इसके लिए एक बार हम डॉक्टर रंजन से ज़रूर जान लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि अगर जो हमारे व्यूअर सवाल रिकॉर्ड करके भेजते हैं तो आपको उनके सवालों का जवाब देना है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि उनको क्या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको रिकॉर्ड करके स्पेशली भेजनी है। देखिए, यहाँ पर हम आपके सवालों को ऊर्जा और आध्यात्मिक तरीक़ों से हील करते हैं। मेडिकल अप्रोच, मेडिकल में डॉक्टर क्या कहते हैं, बीमारी का क्या नाम है, उससे बारे में ज़्यादा ना बात करते हुए
आपको अपने शब्दों में अपनी बीमारी को बताना है। जब आप अपने शब्दों में अपने लक्षण को एक्सप्लेन करते हैं तो आपकी बीमारी को समझने में हमें आसानी होती है। और हम यहाँ पर ये दवाइयों की चर्चा नहीं होती है तो दवाइयों का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अपने शब्दों में अपनी समस्या को बताएंगे, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी के साथ इस एपिसोड को अब यहाँ पर विराम देने का वक्त है। अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी, आशा करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ आपसे लेती हूँ आज्ञा। फिर से होगी आपसे मुलाकात डॉक्टर से पूछो के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए PMC हिंदी चैनल। नमस्कार।